देखिए पिछली वीडियो में हम जहाँ तक प्रैक्टिस किए थे उसके आगे की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो इसका कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए है, ए एवं आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। बी है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है आपका सी, ए सही है और आर गलत है। डी है, ए गलत है और आर सही है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी का स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है और इसे स्थल मंडलीय प्लेट भी कहते हैं तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। और जो इसका कारण है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो यही कारण है कि जो पृथ्वी घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो या जो कारण भी है ये भी सही है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन की व्याख्या कारण कर रहा है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। जो आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। दूसरा है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। उत्तर होगा इसका सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। तो जो आपका अंतर्जात बल है, इसी के ये जो अंतर्जात बल है कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। इन्हीं के कारण है भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं और ये अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। दूसरा है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका है सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। भूकंप, पहले सबसे पहले जानते हैं भूकंप क्या होता है आपका। देखिए, जब स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की जो सतह पे क्या होता है? कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। और जो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके जो निकटतम स्थान को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ए है विसर्प, बी है नदी द्रोणी, सी है चाप झील, डी है वितरिका। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा ए विसर्प। अगला
क्वेश्चन है, नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। ए है पहाड़ी भागों में, बी है तटीय भागों में, सी है मैदानी भागों में और डी है उपर्युक्त तीनों में। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर है इसका सी, मैदानी भागों में। चापाकार झील क्या है। देखिए, जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपरदन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यह जो प्रक्रिया होती है बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार हो जाता है। ये घुमाव जो है यस आकार के होते हैं। अंत में यह घुमाव इतना हो जाता है कि यह मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इस अलग हुए भाग को चापाकार झील, गोखुर झील या इत्यादि कहते हैं। देखिए, एक शब्द और है वितरिका। वितरिका किसे कहते हैं। जब समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है तथा नदी जो होती है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और जो प्रत्येक वितरिका है अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक वितरिका क्या करती है, अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। पहला है समुद्री गुफा, दूसरा है तटीय मेहराब, तीसरा है स्टैक, चौथा है समुद्री भृगु। क्वेश्चन है, तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो पहला है समुद्री गुफा, दूसरा है तटीय मेहराब और तीसरा है स्टैक और चौथा है समुद्री भृगु। तो उत्तर कोड के साथ देना है। ए है 1 और 4, बी है 2 और 3, सी है 1, 3 और 4, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त सभी। ये जो सारी आकृतियां हैं सभी समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती हैं। तो समुद्री गुफा क्या होता है। समुद्री गुफा क्या है, समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण से समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिसमें दरारें विकसित होती हैं। तो समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री तरंगे लगातार किससे टकराती हैं, सैलों से टकराती हैं, तो जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ साथ क्या होता है, ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं दरारें और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। और इसके बाद है जो इन गुफाओं के जो बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जब ये गुफाएं बड़ी होते मतलब होने लगती हैं तो इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनता है, इसी से तटीय मेहराब बनता है। और लगातार जब अपरदन छत को भी तोड़ देती हैं, जब लगातार अपरदन होता रहता है तो जो इसका छत रहता है उसको भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। तो जो दीवार जैसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। दीवार जैसी आकृतियों को क्या बोल जाता है, स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंची शैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। और जो समुद्री तरंगे होती हैं किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये रही समुद्री तरंगों से संबंधित कुछ बातें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी हैं। ए है हिमानी, बी है नदी, सी है पवन और डी है समुद्री तरंगे। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। इसका उत्तर है सी, पवन। लोएस के निर्माण हेतु उत्तरदायी क्या है, पवन है। देखिए, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है और रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। और जब पवनों का जो बहाव होता है रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। तो इनको बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
दूसरा कथन है जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। और तीसरा है पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2। एक मिनट, पहला और दूसरा यही सही। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। और तीसरा कथन गलत इसलिए है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। तो वो सीधे जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से नहीं प्राप्त करते हैं। वही मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी नाइट्रोजन, जीवन के लिए उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते, बल्कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो इस प्रकार जो आपका तीसरा कथन है ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी अधिक से कम, सबसे ज़्यादा कौन है, फिर इसके बाद उससे कम। तो पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो उत्तर होगा इसका सी, सबसे ज़्यादा आपके नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा इसका क्षोभ मंडल। जो मौसम सभी, देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की जो है सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है और मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओला वृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी परत में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है समताप, एक मिनट, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कथन पहला है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरा है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तीसरा है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है। तो बताइए सही कथन क्या है इसका? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसके कौन से कथन सत्य हैं? इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो होता है समताप मंडल कहलाता है और यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये भी सही है। और ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है, तो यह भी सही है। आपका जो समताप मंडल से दिए गए हैं तीनों कथन ये सभी सही हैं। और समताप मंडल जो धरातल से है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं और इसकी परिस्थितियां जो हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। और इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो और जो हवाई जहाज है आपका इसी परत में उड़ता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्य मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर होगा इसका सी, मध्य मंडल। जैसे मध्य मंडल जो है वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल की ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। अगला
देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। दूसरा है, समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसका उत्तर सही क्या है? सही उत्तर होगा इसका एक और दो दोनों, दोनों कथन सत्य हैं। देखिए वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन वहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आपके जो ये दोनों कथन हैं दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्यतप कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्यतप कहलाती है। दूसरा है, सूर्यतप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। तो कूट की सहायता से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर होगा इसका केवल एक। पहला कथन जो है वो सत्य है और दूसरा जो है असत्य है। देखिए सूर्यतप की जो मात्रा है पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है। सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से आपकी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। तो इस प्रकार यह जो है गलत है, ये वाला दूसरा कथन, और ऊपर वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है, निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। चौथा है, वायुदाब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक, तीन और चार, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। पहला भी सही है, वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। जो वायुदाब का क्षैतिज वितरण होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। और दूसरा जो है, निम्न क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं निम्न दाब क्षेत्र जो है बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। चौथा है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। किधर? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इस प्रकार आपके जो चारों कथन हैं सभी सत्य हैं। देखिए वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। और समुद्र स्तर पर जो वायुदाब होता है वह सर्वाधिक होता है एवं ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण जो होता है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो होती है ठंडी एवं भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है और वायु की इस गति को पवन कहते हैं। तो आज की प्रैक्टिस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।